हेलो एवरीवन, प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव वुमेन के अंदर यहाँ पे मैं चौथा भाग डील करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, एलो इम्यूनाइजेशन क्या है और मदर में बनने वाले एंटीबॉडीज किस तरीके से फीटस को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में समझाया था। तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो की कंटिन्यूटी को आप इजीली समझ सकें और इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकें। नाउ यहाँ पर मैं डील करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि वुमेन जब सेंसिटाइज हो जाती है, यानी जो RH नेगेटिव वुमेन है, उनके अंदर क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, क्या टेस्ट किए जाते हैं जिसके ज़रिए ऐसी सेंसिटाइज या फिर नॉन सेंसिटाइज वुमेन को, जो भी RH नेगेटिव मदर हैं, चाहे वो सेंसिटाइज हुई हो या फिर नहीं हुई हो, उन मदर्स के अंदर क्या बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन एंटीबॉडीज़ को और कैसे उनको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सकता है। सो टेस्ट के बारे में यहाँ पे बेसिकली हम समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इजीली समझ सकें कि ऐसी वुमेन्स के अंदर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे ही वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है, अगर ये नेगेटिव है पता चलता है, तो बेसिक जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड ग्रुपिंग एंड टाइपिंग तो ज़रूरी है ही है वुमेन की, उसी के साथ में जो फादर है उसकी ब्लड ग्रुपिंग एंड टाइपिंग भी पता होनी ज़रूरी है। सो अगर फादर भी RH नेगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या है, दोनों ही कंपैटिबल मेटिंग है, दोनों से एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं। सो इस कंडीशन में होने वाले फीटसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो रूटीन मैनेजमेंट किया जाएगा ऐसे पर्सन्स का, ऐसे मदर्स का, उनमें ऐसे कोई और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी एंटीबॉडीज नहीं होगी जो कि फीटस को अफेक्ट करेगी, क्योंकि फीटस भी नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही अगर फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होती है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी होता है कि फादर जो है, फादर का जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ओके, सो जीनोटाइपिंग की जा सकती है फादर की, जिसमें अगर होमोजाइगस है मीन्स 100% सारे फीटसेस क्या होंगे, RH पॉजिटिव, यानी इनकम्पैटिबिलिटी होगी। ओके, और अगर हेटेरोजाइगस है तो उसमें 50% ही चांसेस होते हैं कि फीटस अफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर नेगेटिव फीटस है तो सेम मदर के साथ कंपैटिबल हुआ तो कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम फीटस के RH को भी, RH स्टेटस को भी जान सकते हैं। सो फीटस का RH कैसे पता किया जा सकता है, 2 मेथड होते हैं। एमनियोसेंटेसिस, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सैंपल लेके उसमें से एमनियोसाइट्स जो होते हैं उसमें फीटस का DNA प्रेजेंट होता है, उससे हम फीटस का ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। और उसी तरीके से कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जब करते हैं, ओके, कोरियोन यानी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके जरिए भी फीटस का जो DNA है उसके जरिए हम ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों ही क्या है, इन्वेजिव मेथड, और ये इन्वेजिव मेथड जैसे कि मैंने बताया था पिछले पार्ट के अंदर कि कोई भी इन्वेजिव टेक्निक जो होती है ये मदर को सेंसिटाइज कर सकती है। फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिससे फीटस का ब्लड मदर में जाकर वुमेन को सेंसिटाइज कर सकता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकता है, अगर अभी तक मदर ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई है तो। इससे भी बेटर मीन होता है कि हम मदर के प्लाज्मा के अंदर भी जो प्रेजेंट फीटल DNA है उससे भी हम फीटस के RH स्टेटस को पता लगा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो भी वुमेन RH नेगेटिव है उसकी सबसे पहले हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है, डिटेल हिस्ट्री, कि क्या कोई प्रीवियस अबॉर्शन तो नहीं हुआ है या कोई इवेंटफुल प्रेगनेंसीज तो नहीं थी, स्टिल बॉर्न, डेड बेबीज और जॉन्डिस के फीचर्स तो नहीं थे प्रीवियस प्रेगनेंसीज के अंदर। डिटेल, और या फिर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री तो नहीं है। डिटेल हिस्ट्री लेनी ज़रूरी होती है। नाउ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि यहाँ पर किया जाता है जिसके ज़रिए मदर में फीटस के RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है या नहीं, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो मदर का होता है और मदर के ब्लड सैंपल के जरिए उस ब्लड सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है। और डायरेक्ट कूम टेस्ट में क्या होता है, डायरेक्टली फीटस के ब्लड सैंपल को लिया जाता है। ओके,
एंड देन वहां पर डिटेक्ट करते हैं कि क्या मैटरनल एंटीबॉडीज ने फीटल आरबीसीज को अटैक किया है या नहीं किया है। नाउ यहाँ पर जो मदर का सैंपल है उसके अंदर हम एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज को मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ब्लड जो है वो एग्लूटिनेट हो रहा है या नहीं, यानी ब्लड क्लम्प्स तो नहीं बन रहे। ब्लड क्लम्प्स बन रहे हैं मतलब इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज बन चुके हैं, यानी जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है आईसीटी वो पॉजिटिव है। एंटीबॉडीज मदर ने बना लिए हैं, जिसके कारण जो हम ऊपर से एंटीबॉडीज डाल रहे हैं उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, क्लम्प्स। ओके, सो टेस्ट पॉजिटिव मीन्स एंटीबॉडीज फॉर्म एंड आईसीटी नेगेटिव मीन्स अभी तक भी वुमेन सेंसिटाइज नहीं हुई है, एंटीबॉडीज नहीं बनाई है। सो इस टेस्ट के जरिए कितना एग्लूटिनेशन हुआ है, कितने एंटीबॉडीज बने हैं, उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि वुमेन पॉजिटिव टेस्ट है या उसके अंदर नेगेटिव है। नाउ इसी आईसीटी को यूज करते हुए डाइल्यूशन मेथड के जरिए हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज का टाइटर कितना है, कितने एंटीबॉडीज बने हैं। क्योंकि अगर 1:8 है डाइल्यूशन पे, अगर 1:8 अगर आपको एंटीबॉडी टाइटर मिलता है तो मीन्स वुमेन सेंसिटाइज हो चुकी है, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं है कि फीटस के अंदर सीवियर हिमोलाइटिक डिजीजेस कॉज करें। और अगर यही टाइटर 1:16 हो जाता है मीन्स ये शो करता है कि फीटल आरबीसीज बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हुई है, जिसके कारण फीटस के अंदर कई हीमोलाइटिक डिजीजेस स्पेशली द हाइड्रोप्स विटालिस होने के भी चांसेस बन सकते हैं। ओके, सो आईसीटी यूजिंग डाइल्यूशन मेथड के जरिए टाइटर्स, एंटीबॉडी टाइटर्स, कितने एंटीबॉडीज बने हैं उसके बेसिस पे फीटल आरबीसीज कितनी डिस्ट्रक्ट हुई है उसे भी असेस किया जा सकता है बाय दिस आईसीटी। नाउ अगर जो प्राइमरी ग्रेविड फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर उनका आईसीटी 12 हफ्तों पे अगर नेगेटिव आता है तो हम इस आईसीटी को दोबारा 28 वीक पर चेक कर सकते हैं कि स्टिल ये नेगेटिव है या नहीं, यानी अभी भी एंटीबॉडीज तो नहीं बनी है। एंड अगर यही मल्टी ग्रेविड वुमेन है तो उसके अंदर 24 वीक्स तक, 24 हफ्ते जो होते हैं प्रेगनेंसी के, तब तक मंथली हम इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं एंड देयर बाय 2 वीकली इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं टू चेक कि वुमेन अभी भी सेंसिटाइज तो नहीं हुई है। ओके, सो इस तरीके से आईसीटी को रिपीट किया जा सकता है ताकि हम वुमेन को मॉनिटर कर सके कंटिन्यूसली कि वो नेगेटिव तो है या नहीं है। ओके, नेगेटिव इन द सेंस आईसीटी नेगेटिव होना चाहिए। बट सपोज अगर आईसीटी पॉजिटिव होता है, यानी कूम टेस्ट पॉजिटिव है, यानी एंटीबॉडीज बन चुकी है, तो वुमेन को इम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है उसके अंडर उसको कंप्लीट केयर देंगे। सो ये सारी चीजें हम डिटेली मैनेजमेंट पार्ट के अंदर डील करेंगे। नाउ दूसरा एक और टेस्ट होता है जिसके जरिए फीटो मैटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है उसे असेस किया जा सकता है, कितना फीटल जो ब्लड है वो मदर के सर्कुलेशन में एंटर किया है। और इसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं क्लीहॉर-बेटके टेस्ट या फिर एसिड इल्यूजन टेस्ट भी कहते हैं, केबी टेस्ट, जिसके अंदर क्या करते हैं कि मदर का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके अंदर हम एसिड रिएजेंट मिक्स करते हैं। और जब एसिड रिएजेंट मिक्स करते हैं तो उसे स्लाइड पे हम चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें जो HbF है, यानी जो फीटल आरबीसीज है, फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो हमें डार्क स्टेन्ड दिखाई देगा। और वहीं पर जो मैटरनल आरबीसीज है, जो मैटरनल हीमोग्लोबिन है, वो क्या होंगे यहाँ पे कंप्लीटली लाइज्ड, ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फीटस के जो आरबीसीज हैं ये उस एसिड कंटेंट से लाइज्ड नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए अभी भी वो रेड बने रहते हैं। लेकिन वहीं पर जो मैटरनल आरबीसीज हैं वो इस एसिड कंटेंट से क्या हो जाते हैं, ब्रेक, जिसके कारण वो पेल और घोस्ट अपीयर दिखाई देते हैं। ओके, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। तो उस स्लाइड के अंदर हम परसेंटेज को चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज फीटल आरबीसीज उसमें प्रेजेंट है। ओके, तो इस टेस्ट के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि कितने फीटल जो सेल्स हैं वो मदर के सर्कुलेशन में एंटर किए हैं। क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट किया जा सकता है, परसेंटेज निकाला जा सकता है कि इतने परसेंट सेल्स जो हैं वो मदर के सर्कुलेशन में एंटर किए हैं। ओके, नाउ इसके अलावा एक और टेस्ट किया जा सकता है जिसमें फीटल एनीमिया यानी आरबीसीज कितने डिस्ट्रक्ट हुए हैं उसे चेक किया जा सकता है। और उसके लिए क्या होता था, एमनियोसेंटेसिस यानी एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता था कुछ अमाउंट में एंड देन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए जो एमनियोटिक फ्लूइड की ऑप्टिकल डेंसिटी है उसे चेक किया जाता था। तो जैसे हम जानते हैं कि एनीमिया तब डेवलप होता है जब आरबीसीज ब्रेक होते हैं और उस ब्रेक
डाउन होने के कारण जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बिलिरुबिन बनता है और यही बिलिरुबिन एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है। तो जब हम एमनियोटिक फ्लूइड की ऑप्टिकल डेंसिटी को चेक करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर, तो इसे हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और ये ग्राफ कहलाता है लिलीज ग्राफ। और इस लिलीज ग्राफ के अंदर वीक ऑफ जेस्टेशन के अगेंस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। सो जितने वीक की प्रेगनेंसी है उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी आपको 450 nm वेवलेंथ पे दिखाई देती है। और जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमें डेविएशन बल्ज, जितने बिलिरुबिन बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डेविएशन बल्ज दिखाई देंगे। ओके, कर्व के अंदर बल्ज दिखाई देंगे और ये बल्ज को हमको मॉनिटर करना होता है ऑन दैट ग्राफ, क्योंकि जितने ज्यादा बिलिरुबिन बनेंगे, जितने आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होंगे, उतना ज्यादा डेविएशन बल्ज हमको अलग अलग जोन में दिखाई देगा। सो जोन 1, 2 एंड 3 है। जोन 1 मीन्स माइल्ड डिस्ट्रक्शन, जोन 2 मीन्स मॉडरेट आरबीसी डिस्ट्रक्शन, और अगर यही डेविएशन बल्ज हमें जोन 3 में दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ जेस्टेशन, तो ये शो करता है कि सीवियर डिस्ट्रक्शंस हैं। सो इस तरीके से हम एमनियोटिक फ्लूइड की ऑप्टिकल डेंसिटी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए लिलीज ग्राफ पर मॉनिटर करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि बिलिरुबिन कितने फॉर्म हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फीटल आरबीसीज डिस्ट्रक्शन होगा। बट जैसे कि हमें पता है कि ये भी क्या है, एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली वुमेन को सेंसिटाइज कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस भी एक प्रोसेस है जिसके जरिए वुमेन इम्यूनाइज हो सकती है। फीटल ब्लड के एंटर होने से वुमेन सेंसिटाइज हो सकती है। सो हमें यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करना है। सो उसके लिए जो दूसरा मेथड जो कि नाउ डेज इसको रिप्लेस कर चुका है और ज़्यादा बेटर है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, वो है MCA, दैट इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कलर डॉपलर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली कलर डॉपलर के जरिए जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आरबीसी सीवियरली डिस्ट्रक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में जो फीटल बॉडी होती है वो किसी भी तरीके से जो वाइटल ऑर्गन है वहां तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने की कोशिश करती है, हार्ट, ब्रेन। सो जब डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड द वाइटल ऑर्गन वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज फ्लो हो जाता है, और इसी इंक्रीज फ्लो के कारण जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है वो भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। और जब इसकी वैल्यू 1.5 मॉब यानी मल्टीपल्स ऑफ मीडियन दिखाई देता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो ये इंडिकेट करता है देयर इज अ सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। सो कलर डॉपलर जो कि एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, कन्वीनियंट है, सिंपल टू यूज है और इजीली अवेलेबल है इन वेरियस सेंटर्स। ये एक बेटर ऑप्शन है ऑन द एमनियोसेंटेसिस, जिसके जरिए हम इजीली इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि सीवियर डिस्ट्रक्शन आरबीसीज का हुआ है या नहीं, यानी फीटल एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। सो MCA इज अ बेटर ऑप्शन, और उसके असेसमेंट के बेसिस पे ही हम वुमेन को कैसे मैनेज करना है ये डिसाइड कर सकते हैं, और इसको इजीली हम 18 से लेके 35 वीक ऑफ जेस्टेशन में कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं वीकली। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने वेरियस टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में समझा कि प्रेगनेंसी जब होती है RH नेगेटिव मदर के अंदर तो कौन कौन से बेसिक टेस्ट हम कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनके रिजल्ट के बेसिस पे हम वुमेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो इन सारे टेस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे वाइल मैनेजिंग द वुमेन, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डील करेंगे। थैंक यू।